Hello everyone, I welcome you all to the mock test 1 solution video for the AIATC Safalta batch 2024. Those who are the part of AIATC Safalta batch 2024, I hope you have already given the mock test 1. If you have not attempted the mock test 1, I will be urging you to first go and attempt the mock test 1 on Educate app. और अगर आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके सॉल्यूशंस देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज बहुत ज्यादा बेनिफिट इसका नहीं होगा। तो जो लोग भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनके लिए वैसे ही वीडियो ज्यादा काम करनी है, बट अगर आप फिर भी आप देखना चाहते हो तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी जरूर मिलेगी। मैंने जो मॉक टेस्ट बनाया था एआईएटीसी सफलता बैच का, दिस वाज फॉर क्लास 12 सिलेबस अप टू अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये these were the chapters those were included in the mock test 1, and later on as we complete the class 12 syllabus we will be having more mock test। जैसे कि आज या कल में अपना क्लास 12 का सिलेबस खत्म हो जाएगा जो भी सफलता बैच का है, तो उसके बाद 2 3 4 अपन क्लास 12 स्पेसिफिक कंप्लीट क्लास 12 सिलेबस के स्पेसिफिक मॉक टेस्ट बनाएंगे। मैं बना के दूंगा तुमको और वो सॉल्व जरूर करना। ये मॉक टेस्ट बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है, बहुत ज्यादा रिलेवेंसी खोजने के बाद, बहुत ज्यादा मैचिंग करने के बाद ये मॉक टेस्ट बनाते हैं, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जो लेवल है लगभग वही लेवल रहे एआईएटीसी एग्जाम का। देखो पूरा का पूरा तो नहीं पता कर सकते कि भाई एआईएटीसी क्या पूछेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं पैटर्न के हिसाब से। मैंने एग्जाम दिया है, क्रैक किया है, बहुत सारे एग्जाम्स पिछले जो भी हुए हैं मैं लगातार मॉनिटर कर रहा हूं, तो मुझे इतना अंदाजा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को लेकर ये मॉक टेस्ट 1 भी बनाया था। आगे भी जो भी मॉक टेस्ट बनाने वाले हैं उन्हीं को लेकर बनाने वाले हैं। अगर आप सफलता बैच में इनरोल्ड नहीं है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एजुकेट ऐप का लिंक दिया है, आप एजुकेट ऐप पे जाइए, वहां पर क्लासरूम आईडी आप डालेंगे, क्लासरूम आईडी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी। क्लासरूम आईडी से एंटर करेंगे तो एज ए स्टूडेंट लॉगिन करने पे आपको क्लास वहां पे मिल जाएगी फी पेमेंट करने के बाद। और अगर आप सफलता बैच के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो मॉक टेस्ट 1 अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। एक और चीज, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जो मैंने बनाया हुआ है एटीसी क्वेश्चन कम्युनिटी के नाम से। आप सभी लोग, चाहे आप सफलता बैच के स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं, आप सभी लोग, सारे कैंडिडेट्स, आपसे मैं अपील करूंगा कि उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। उसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भेजते हैं, सॉल्यूशंस भेजते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं शेयर करके, और इससे काफी हेल्प मिलती है प्रिपरेशन में, और एक अंदाजा लगता रहता है कि किस तरीके की प्रिपरेशन हमें करना बाकी है। और किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो ग्रुप में पूछते तो आप पूछ सकते हो। उस ग्रुप में मैं मॉक टेस्ट 1 का जो पीडीएफ है सिर्फ पहले टेस्ट का वो डाल दूंगा फॉर ऑल, फॉर ओपन टू ऑल। तो अगर आप सफलता बैच के कैंडिडेट नहीं है तो पहले उस पीडीएफ को देख लेना, ग्रुप पे सॉल्व करना, उसके बाद जरूर ये वीडियो देखना। चलो फिर अपना शुरू करते हैं। और ये 30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट था, 30 क्वेश्चंस थे, 30 मिनट्स मैंने दिए हुए थे। बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया है। 1 कैंडिडेट स्कोर 27 आउट ऑफ 30, 1 स्कोर 25 आउट ऑफ 30, 1 स्कोर 22, 21। सो इस तरीके से काफी लोगों ने स्कोर अच्छा भी किया है, कुछ लोगों ने स्कोर अच्छा नहीं भी किया है। दैट डजंट मैटर, आप प्रोग्रेस धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं स्कोर अच्छा कर पा रहा हूं, और आप सच में अच्छा स्कोर करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट wire carrying current, the magnetic field is 0.04 टेस्ला, the distance of 40 सेंटीमीटर, the magnetic field will be। देखो एक बात बिल्कुल याद रखनी है, इसमें कहा लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। भाई लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के केस में B कैसे होता है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब बताओ अगर ये 1/r के प्रोपोर्शनल है, इसके हिसाब से दो चीजें तुम्हें ऑलरेडी दी हुई हैं। R1 दिया हुआ है, R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर, B1 की वैल्यू दी हुई है दैट इज 0.04 टेस्ला, और B2 की वैल्यू पूछी हुई है। क्या ये क्वेश्चन कठिन था? इसको तो देखते ही बिना पेन लगाए भी सॉल्व करा जा सकता था। अच्छा मैं एक काम और करता हूं, यहां पे सीक्वेंसिंग करता हूं कि कौन से क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल आसान थे, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ जिसमें सिर्फ, कौन से क्वेश्चंस थे जिसमें एनालिसिस की जरूरत थी, थोड़ा एनालाइज करना था बट सॉल्व नहीं करना था, और कौन से क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव थे और लेंथी थे, कैलकुलेटिव। तो एक अपने को अंदाजा लगेगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे 30 में से जो अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट और एनालिसिस की दम पे कर सकते थे, लेंथी भी नहीं थे, मतलब कम टाइम में भी किए जा सकते थे। तो पहला क्वेश्चन भी मुझे लगता है उसी कैटेगरी का है जिसमें अपन सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते थे, यानी मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, एक टिक हो गया। देखते हैं 30 में से कितने कितने आते हैं। तो पहला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ B1/B2 इक्वल टू R2/R1। ये चीज तो अपन मन में भी कर सकते हैं बिना पेन लगाए, क्योंकि इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल वैल्यूज रखी हुई है। तो यहाँ से अगर मुझे B2 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, B1 की जगह 0.04 अपॉन B2 इक्वल टू R2 की वैल्यू है 40, इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर में दोनों है तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, ये 4 टाइम्स जाएगा। और B2 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 0.01 टेस्ला, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस तुम्हें क्या पता होना चाहिए था इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था कि मैग्नेटिक फील्ड, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। या अगर इतना भी पता था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, तो बड़ी आसानी से ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना था। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं, second question is about permanent magnet has properties
रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी रिस्पेक्टिवली। देखो किसकी बात की है, परमानेंट मैग्नेट की। परमानेंट मैग्नेट याद आते ही तुरंत क्या आना चाहिए, हाई कोएर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होता है कि अपनी मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, वो काफी लंबे समय तक उसकी चलती रहे, बार बार जब उसका यूज हो मैग्नेटाइजेशन तो खत्म ना हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, है ना, कि तुरंत ही खत्म ना हो जाए। और कोएर्सिविटी का मतलब है कि जब आप उस मैग्नेट को बार बार यूज कर रहे हैं तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो जो वाइप्ड आउट ना हो, प्रॉपर्टी वाइप्ड आउट ना हो जाए और प्रॉपर्टी कमजोर ना हो जाए। तो दोनों ही, परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या हो गया कि दोनों ही क्या होंगे, हाई होंगे, हाई रिटेंटिविटी हाई कोएर्सिविटी। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, हाई और हाई जिसमें लिखा हो, ये ऑप्शन नंबर ए है, इसका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। क्या बात समझ में आ गई, हाई और हाई, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक था, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड था, सिंपल मैंने बताया हुआ है, अपने लेक्चर में भी बताया हुआ है, परमानेंट मैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दोनों के बारे में बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है उनकी रिटेंटिविटी कमजोर होती है, रिटेंटिविटी लो होती है और कोएर्सिविटी उनकी भी हाई होती है। बट परमानेंट मैग्नेट के केस में दोनों ही चीजें क्या होती है, हाई। अगर तुमने लेक्चर पढ़ा होता तुरंत ही बिल्कुल 1 सेकंड में अटैक करने वाला क्वेश्चन था, 5 सेकंड पढ़ने में लगते, 1 सेकंड 6 सेकंड का ही क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, let BV and BH be the vertical and horizontal components of Earth's magnetic field at any point on Earth near the North Pole। भाई कह रहा है कि BV और BH दो कंपोनेंट हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के, और नियर द पोल दोनों का रिलेशन क्या होगा। भाई जब तुम पोल के पास चले जाओगे, तुमको बताया हुआ है डायग्राम बना के भी कि इस तरीके से यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हो गया हमारे पास बी वर्टिकल, ये हो गया बी हॉरिजॉन्टल, इसको तुम मान सकते हो इक्वेटर वाली लाइन, इसको मान सकते हो पोल वाली लाइन। तो अगर ये तुम पोल्स के नियर जाओगे, तो पोल्स के नियर जाने पे किसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी तुम्हें, बी वी की। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, बी वी इज मच ग्रेटर देन बी एच। पोल्स के करीब जा रहे हो ना, इक्वेटर के करीब जाते तो कौन सा कंपोनेंट ज्यादा हो जाता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा हो जाता। ये भी गाइस कितने सेकंड का क्वेश्चन था, बिल्कुल भी 5 से 10 सेकंड का ये क्वेश्चन था, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, अगर तुम्हें पता है तो टाइम नहीं लगने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि a horizontal loop ABCD is moved across the pole pieces of a magnet as shown which on one of the following graphs represent correctly the induced EMF in the coil। भाई देख लो, देखो कैसे दिया हुआ है, एक मैग्नेट यहाँ पे दी हुई है, एक मैग्नेट यहाँ पे दी हुई है, दो मैग्नेट के बीच में से ये कह रहे हैं कि एक लूप है ABCD एक लूप है, ये पास होगा। जब ये पास होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा, पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी और जब ये अंदर होगा, जस्ट अंदर होगा, तब इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, चेंज नहीं होगी। क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फ्लक्स से, तो कैसे होती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जब ये अंदर जा रहा होगा तो इसका एरिया चेंज हो रहा होगा, मतलब जितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो चेंज हो रहा होगा, तो फ्लक्स भी चेंज होता है। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आता रहेगा। लेकिन जब ये जस्ट इनसाइड होगा तब क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, अंदर जितनी देर चलेगा उतनी देर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि यहाँ पे इसके पास कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। फिर जैसे ये बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलते ही इसका फिर से फ्लक्स चेंज होने लगेगा, और फ्लक्स चेंज होते होते बाहर जब ये निकल जाएगा तो टोटल फ्लक्स चेंज होता रहेगा। यानी कि इसके पास ऐसी वैल्यूज, ऐसा कोई डायग्राम हमें देखना है जो कि पहले वैल्यू दे पॉजिटिव में और बाद में वैल्यू दे नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घट रही होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, और बीच में कैसा हो, जीरो। ऐसा कौन सा डायग्राम है भाई, डी ऑप्शन देख लो। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखो ऐसे दिया हुआ है, ये इस तरीके से। तो बिल्कुल सही है, पहले इसके पास पॉजिटिव में रहेगा, फिर इसके बाद जीरो हो जाएगा, और फिर इसके बाद नेगेटिव में रहेगा। तो ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी फॉर फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। So question number 5 क्या कह रहा है? What is question number 5? Current from A and B in the straight wire is decreasing. The direction of induced current in the loop. एक लूप दिया हुआ है, एक करंट कैरिंग वायर दिया हुआ है A to B, और कह रहे हैं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है that is decreasing. Now if the current is decreasing in the wire, the magnetic field due to current carrying wire will also decrease because the magnetic field is directly proportional to the current carrying wire का करंट। ठीक है, तो अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं तो अपना लेफ्ट हैंड यूज राइट हैंड यूज करके भी इसकी फाइंड कर सकता हूं। जस्ट मुझे इसके डायरेक्शन में थंब रखना है, पाम का मेरा जो डायरेक्शन है that is the direction of magnetic field. Now ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसका करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, और जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वहां पर क्या आ जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो उस डायरेक्शन में आता है, इस तरीके से आता है कि वो उसी को अपोज कर सके। लेंज लॉ याद रखो, लेंज लॉ क्या कहता है, दैट करंट विल हैव द डायरेक्शन सच दैट इट विल बी अपोजिंग इट्स ओरिजिन, यानी कि इसने इसको जनरेट किया तो इसी को अपोज करना है। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो इंड्यूस्ड यहाँ पर ईएमएफ आएगा, जो यहाँ पर करंट फ्लो होगा वो इस तरीके से होगा कि इसको इंक्रीज कर सके, है ना। डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर इंक्रीज हो रहा होता तो क्या करता, डिक्रीज करने की कोशिश करता। तो यहाँ पर क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इसको इंक्रीज करना है, और कहां की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करनी है, बाहर की तरफ, पाम की डायरेक्शन देखो, बाहर की तरफ अपवर्ड्स। तो ऐसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना है जिससे ये क्या कर सके, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सके। और तुम्हें सर्कुलर वायर के लिए ट्रिक बताई हुई है मैंने कि सर्कुलर वायर में बस तुम्हें क्या करना होता है, अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, थंब की डायरेक्शन तुम्हारी हो जाएगी। यानी मुझे तो यहां लाना था तो फिंगर कैसी कर लूंगी, ऐसे। अब ये मत कहना कि इधर की तरफ कर्ल कर देंगे, भाई उंगलियां मत तोड़ लेना अपनी, ठीक है। तो ये हो गया करंट की डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज कौन सा ऑप्शन है भाई? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। किसमें रखेंगे इसको? एनालिसिस वाले पार्ट में, क्योंकि इसको थोड़ा सा एनालाइज हमें करना पड़ा तब हम फाइंड कर पाए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, एनालिसिस करने में 1 मिनट लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन एसी सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एलसीआर सर्किट दिया हुआ है, आई और एफ के बीच में रिलेशन पूछा है। एलसीआर सर्किट में आई का वैल्यू जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? वी बाई जेड, है ना। वी बाई आर की जगह वी बाई जेड लिखेंगे। जेड इज द इंपीडेंस। जेड को अपन क्या लिख सकते हैं? वी अपॉन जेड की जगह आ सकता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, दैट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो नाउ द वैल्यू ऑफ आई और किसके बीच में ग्राफ बना हुआ है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहां से आएगी? फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हमें एक्सएल को ओमेगा एल और एक्सी को ओमेगा 1 बाई ओमेगा सी लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अब इसको ना थोड़ा सा एनालाइज करना कि जैसे जैसे एक्सी की वैल्यू पहले मैं मान लेता हूं एक्सी टेंड्स टू 0 है, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है। अब एक्सी की वैल्यू जैसे जैसे आती रहेगी 0 से ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे जैसे इस टोटल जो ये पूरा टर्म एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर ये क्या होगा? रिड्यूस होता जाएगा। रिड्यूस होने का मतलब है कि आई और एफ के बीच का जो एंगल है जैसे जैसे एक्सी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक्सएल और एक्सी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। ठीक, ओमेगा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ एल माइनस, सॉरी, हाँ ठीक है, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। इसको अगर तुम देखोगे इसको सॉल्व करने के लिए तो सिंपल रिलेशन बन जाएगा। तो उसकी जगह पे मैं तुमको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि एक्सी की वैल्यू जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी इस पूरे टर्म की वैल्यू घटेगी, पूरे टर्म की वैल्यू घटने पे इस पूरे टर्म की वैल्यू घटने पे आई की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऐसे इसके बढ़ती चली जाएगी। एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पर एक्सएल इक्वल टू एक्सी आ जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक्सएल इक्वल टू एक्सी होते ही इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पे सबसे कम 0 हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सबसे कम हो जाएगा। दैट मींस द पीक वैल्यू ऑफ करंट। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, आर तो आर ही रहेगा। यानी कि अब जब एक्सी की वैल्यू बढ़ने लगेगी, वापस से एक्सएल से ज्यादा होने लगेगी, तो ये कहां की तरफ? नीचे जाने लगेगा, ये इस तरीके से नीचे जाने लगेगा। और ये तुम्हारा ग्राफ बन के आ गया आई और एफ के बीच में। अगर मैं इन तीनों की बात देखूं एल और सी के हिसाब से, ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। इसको भी अपन किस में रख सकते हैं? कैलकुलेटिव लेंथी तो नहीं था, लेकिन एनालिसिस जरूर करना था, तो इसमें रख सकते हैं। 7वें क्वेश्चन की बात कर लें। 7वें क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन तो है नहीं। क्या बोल रहे हैं कि एक एलसीआर सर्किट है जिसमें कैपेसिटर दिया हुआ है 80 माइक्रोफैरेड। देखो जिसमें कैलकुलेशन होगी, मैं कैलकुलेशन करके नहीं दूंगा तुम्हें, कैलकुलेशन तो खुद भी कर ही सकते हो। कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व जो है वो जरूर बता सकते हैं। आर इक्वल टू 40 ओम दिया हुआ है, सी इक्वल टू 80 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट सोर्स दिया हुआ है, यानी वी की वैल्यू दी हुई है 200 वोल्ट, वी इक्वल टू दिया हुआ है 200 वोल्ट। और डायग्राम में अपन देखें तो एल इक्वल टू दिया हुआ है 5 हेनरी। ये सब वैल्यूज दी हुई है। और क्या कह रहे हैं कि रेजोनेंस कब होगा सर्किट पे, वो फ्रीक्वेंसी बताओ। भाई रेजोनेंस कब होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब हम कहते हैं? जब एक्सएल हो जाता है एक्सी के बराबर, ओमेगा एल हो जाएगा यानी 1 बाई ओमेगा सी के बराबर। ठीक है, 1 बाई ओमेगा सी के बराबर। यहां से वैल्यू तुम फाइंड करोगे तो जो हमारे पास वैल्यू आती है एफ इक्वल टू आ जाएगी 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आती है 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। अब बताओ मुझे क्या ये क्वेश्चन टफ था? टफ तो बिल्कुल नहीं था। ये तो तुम्हें डायरेक्टली याद रहेगा कि एफ इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। एल और सी, एल ये रहा, सी ये रहा, दोनों की वैल्यू पुट करोगे एफ की वैल्यू आ जाएगी। इसको अपन किस में रख सकते हैं? कैलकुलेटिव प्लस लेंथी। इसका आंसर क्या आएगा वो मैं तुम्हें बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 25 बाई पाई हर्ट्ज, 25 बाई पाई हर्ट्ज। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? इसका बी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको अपन कैलकुलेटिव प्लस लेंथी में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट चार्जेस 2 microcoulomb each separated by a distance 3 centimeter is placed in an electric field of 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. The maximum torque on the dipole. भाई कितनी आसान बात कर रहे हो यार। टॉर्क होता है P क्रॉस E। मैक्सिमम की बात कर दी, मैक्सिमम मतलब PE sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू 1 ले लो, यानी टॉर्क मैक्स कितना हो जाएगा? PE। और P और E दोनों सबकी वैल्यू दी हुई है, सबकी वैल्यू ही पुट करना है, सबकी वैल्यू ही पुट करना है। P की वैल्यू क्या रख सकते हो? Q इंटू L, यानी कि जो भी डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में, जो भी डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में, और इंटू क्या आ गया? E आ गया। तीनों की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, तीनों की वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू L लेंथ कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू E की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5, सॉरी प्लस 5 दिया हुआ है, माइनस 5 नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2 12 हो गया, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 और प्लस 5 हो गया तो माइनस 3, यानी 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। लेंथी तो नहीं कहूंगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो इसमें रख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहा है, बट थोड़ा सा आप कैलकुलेटिव है तो लेंथी तो नहीं है, ठीक है, फिर भी उसमें रख के चेक कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन। सो अगर 9th क्वेश्चन की बात करें तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3, जिनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर and this distance will automatically be 50 centimeter. Okay, this is a triangle. तो कह रहे हैं कि Q3 को from this position is brought to this position and that position is 10 centimeter away from Q2. यहाँ पे लाए हैं, ठीक है। The change in the potential energy of the system is दिया हुआ है Q3 upon 4 pi epsilon naught into K, और आपसे कहा गया है कि K की वैल्यू बताओ।
है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये दी हुई है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये दी हुई है, और के की वैल्यू पूछी है। ये जो कोई भी एक नंबर होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डेल्टा यू। अब बताओ डेल्टा यू फाइंड करना कोई बड़ा काम है क्या? बिल्कुल नहीं है, सब कुछ बताया हुआ मैंने अपने लेक्चर में। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू की वैल्यू कैसे लिखते हैं, के Q1 Q2 बाई आर। चेंज कहां पे हुआ, पहले तो इन दोनों सिस्टम में कौन कौन थे, पहले Q1 और Q2 थे, Q1 और Q3 थे, ठीक है, और Q2 और Q3 भी थे। बाद में क्या हुआ, Q1 Q2 तो वहीं पे, उनका रिलेशन चेंज नहीं हुआ। किनका रिलेशन चेंज हुआ, Q1 से Q3 का रिलेशन भी चेंज हुआ, और Q2 से Q3 का रिलेशन भी चेंज हुआ। यानी कि Q1 से Q2 के रिलेशन पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि हम उसको अपने इन टर्म्स में नहीं लेंगे, लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी वही आएगा, इसमें भी वही आएगा, Q1 Q2 का, ठीक है। तो अब फाइनल वाला लिखे, फाइनल कितना आएगा, Q1 से ये Q3 जो आया यहाँ पे कितना दूर हो गया, 30 + 10, सॉरी हाँ 30 + 10 कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ के इज फॉर 1/4πε0। ये वाला के नहीं है, मैं इसको वैसे ही लिख लेता हूँ, Q1 Q3 अपॉन 4πε0। एक तो ये हो गया यू फाइनल में, और क्या हुआ, Q2 और Q3 का भी रिलेशन है, यानी कि Q2 Q3 अपॉन 4πε0, ये भी आ गया। ये तो आ गया हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इससे माइनस करूं, क्या माइनस करना है, यू इनिशियल, इनिशियली क्या रिलेशन था, Q1 Q3, सॉरी ये अभी इसमें डिस्टेंस को मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया, डिस्टेंस को छोड़ दिया, डिस्टेंस को भी मल्टीप्लाई करना है। Q1 से Q3 फाइनल डिस्टेंस कितना है, 0.4। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 1/4πε0 को बाहर ले लेते हैं कॉमन। हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.4, और Q2 Q3 बाद में कितना हो गया 0.1। अब यहाँ पे देखें Q1 से Q3 की डिस्टेंस पहले भी कितनी थी, 0.4 ही थी, सेंटीमीटर्स में अगर हम बात करें, मीटर्स को कन्वर्ट करके, ठीक है, प्लस Q2 से Q3 पहले कितना था 50, यानी कि Q2 Q3 अपॉन 0.5। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। इसमें भी अपन क्या करेंगे, 1/4πε0 कॉमन है, ठीक। अब ये वाला टर्म तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है, इस वाले टर्म की बात बचेगी। तो यहाँ पे आ गया इक्वल टू 1/4πε0, Q2 Q3 भी कॉमन आ गया, दोनों में है, और यहाँ पे क्या बच गया 1/0.1 माइनस 1/0.5, ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व करना है तो 0.5 कॉमन आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे आ गया 5 टाइम्स माइनस 1, ठीक। तो ये आ गया Q2 Q3, 5 - 1 4, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो ये 8 आ गया। आंसर में हमें क्या दिया हुआ था, Q3 4πε0 के, Q3 4πε0 के, तो बचा क्या हमारे पास 8Q2, यानी कि जो के की वैल्यू हमसे पूछी थी दैट इज 8Q2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ए ऑप्शन करेक्ट है। बताओ, क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेंदी था, तो अपन इसको इसमें मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन की बात कर लें। 10th क्वेश्चन कह रहे 2 पॉइंट चार्जेस 8Q - 2Q इस तरीके से दिया हुआ है, x = 0 और x = L पे प्रेजेंट है। सो x = 0 पे 8Q दिया हुआ है, x = L डिस्टेंस पे -2Q चार्ज दिया हुआ है। The location of a point on the x-axis at which the net electric field due to these 2 point charges is 0. So first of all, understand the electric field due to positive charges from away from the charge and due to negative charges towards the charge. यानी इस और इस पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, यानी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी। यानी कि वो पॉइंट जहां पर ये 0 होगी वो इन दोनों के बीच में तो नहीं हो सकता। अगर मैं इसके इस तरफ देखता हूं तो इसके इस तरफ 8Q की वजह से तो इधर की तरफ रहेगी अवे, बट -2Q की तरफ इधर की, यानी यहां पे 0 हो सकती है, होगी ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं बताऊं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो अगर डिस्टेंस देखें, चार्ज देखें, तो ये चार्ज छोटा है, यानी कि अगर मुझे 0 करना है तो इससे डिस्टेंस ज्यादा लेनी पड़ेगी और इससे डिस्टेंस कम लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्शन में जाऊंगा। अब दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, तो दूसरी डायरेक्शन में जाने का मतलब इस पॉइंट पे आ गया मैं। इस पॉइंट पे देखें 8Q की वजह से इधर की तरफ होगी और -2Q की वजह से इधर की तरफ होगी, यानी कि यहाँ पे कहीं पे 0 हो गया। मुझे पॉइंट नहीं पता कहां पे है, मान लेते हैं कि वो पॉइंट x डिस्टेंस दूर है, तो अगर ये 0 होगी, ई नेट क्या है 0, यानी कि इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों का जो सम आना चाहिए वो सम 0 आना चाहिए। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं E1 + E2 = 0, या ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो E1 और E2 क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मैंने इसको E2 मान लिया और इसको E1 मान लिया, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 = E2 बस पुट कर दो। अब इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे लिखोगे भैया, ये लिखोगे K × 8Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है x² इक्वल टू किसके आना चाहिए, K × 2Q अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x + L²। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। K Q ये सब कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, अंडर रूट कर लो, स्क्वायर कर लो, इसको सॉल्व किया जा सकता है बड़ी आसानी से। और सॉल्व करोगे तो x = आ जाएगा 2L, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, इतना आसान है, खुद ही कर लेना, ठीक है। तो 2L इसका आंसर आ जाएगा। इसको भी अपन किसमें लग सकते हैं, कैलकुलेटिव प्लस हिंदी, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेट तो इसमें भी करना ही था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, 3 प्लेट्स ऑफ कॉमन सरफेस एरिया आर कनेक्टेड एज शोन, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी। 3 प्लेट्स को कैसे कनेक्ट किया गया है, देखो जरा ध्यान से। ये एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पे पॉइंट बी ले लिया। सॉरी, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है।
ठीक है, इस तरीके से 3 प्लेट दी हुई है और इनके बीच का डिस्टेंस डी है और इनके भी बीच का डिस्टेंस दी है। अगर हम ध्यान से देखें, ये कौन सा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 11। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैसा हो गया, 2 कैपेसिटर हो गए जो कि कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। 2 कैपेसिटर कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सॉरी 2 कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, नॉट सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इनका जो एंड है वो आपस में दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से देखें तो अगर इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह सॉल्व करें तो किसी एक प्लेट की वजह से कितना हमारे पास कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सॉल्व हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसको अपन किसमें रख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इसमें तो ज्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ा। नेक्स्ट नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r, फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर इज रिप्रेजेंटेड। बोला है कि एक हमारे पास स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, ये मान लिया हमने रेडियस कैपिटल R, और कहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डिस्टेंस इसके सेंटर से के फंक्शन के रूप में कौन से डायग्राम के हिसाब से सही होगा। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब भी ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जब भी हमारे पास अंदर का कोई पॉइंट हम देखते हैं, इनसाइड ऑफ द स्फीयर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और जब भी हम आउटसाइड देखते हैं, जब क्या है, जो हमारे पास R है वो लेस देन रेडियस है, यानी कि इनसाइड, और जब हम R जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रेडियस आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, दैट इज E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसी के ऊपर हमें डायग्राम बनाना है और हमें समझना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। अगर E प्रोपोर्शनल टू R है तो कैसा ग्राफ बनेगा भाई, बताओ, यही बना रहा हूं मैं। E प्रोपोर्शनल टू R है तो रेडियस तक, जब तक ये रेडियस तक नहीं पहुंच रहा है, यहाँ पे आ गया कैपिटल R, तब तक क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। ठीक, और उसके बाद E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर कैसे कर्व आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, देख लो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसको भी अपन किसमें डाल सकते हैं, एनालिसिस में, क्योंकि थोड़ा एनालाइज करने का क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 की बात करें तो 13 में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m e इनिशियली एट रेस्ट मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम t1। अ प्रोटॉन ऑफ मास m p आल्सो इनिशियली एट रेस्ट takes time t2 to move through an equal distance in this uniform electric field, neglecting the effect of gravity, the ratio t1 by t2 is equal to। कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एक प्रोटॉन जा रहा है, E प्लस लिख ले रहा हूं मैं प्रोटॉन को। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों का मास अलग अलग दिया हुआ है, me और mp। कहा कि अगर इसको t1 टाइम लगेगा और इसको t2 टाइम लगेगा तो t1 और t2 का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है। ठीक, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से, s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट दिया हुआ है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, यानी s इक्वल टू हो गया हाफ at स्क्वायर। अगर मैं t की बात करूं तो t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई √2a/s, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस s। अब यहां पे कह रहे हैं कि डिस्टेंस दोनों का सेम है, यानी कि t हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया √ ऑफ एक्सीलरेशन के। बस यही कॉन्सेप्ट था मेन, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एक्सीलरेशन। नाउ एक्सीलरेशन इज व्हाट, फोर्स बाय मास, क्योंकि मास तक पहुंचना है, जो वैल्यू दी है, जो वैल्यू गिवन है उसी के टर्म्स में तो आंसर आ सकता है ना, जो वैल्यू दी ही नहीं उसके टर्म्स में थोड़ी लाना, यानी हमें टर्म्स तो यही पता है और ऑप्शन देख के भी पता लग रहा है कि m के ही टर्म्स में आंसर लाना है। तो a इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, तो भाई फोर्स तो दोनों पे कितना लगेगा, सेम लगेगा। क्यों सेम लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F इक्वल टू QE, F इक्वल टू Q इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या है, दोनों का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी फोर्स तो सेम लगेगा, यानी ए क्या हो गया, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। अब बताओ क्या यहाँ पे पुट करने में कोई समस्या आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। टी इज प्रोपोर्शनल टू √a, ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी इज प्रोपोर्शनल टू √1/m, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूँ t1/t2 इक्वल टू √m2/m1, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहां पर देख लो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन को 2 माना है तो प्रोटॉन को 2 मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया mp और यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज mp एंड दिस इज me। ठीक है, ये मार्कर को क्या हुआ, mp और me, यानी कि हमारे पास t1/t2 इक्वल टू आ गया √mp/me, और ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था तो कैलकुलेटिव वाले में टिक कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अपने 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 कह रहा है कि 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम 4 सेंटीमीटर क्लोजर। भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वर्क डन क्या होता है, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऑलरेडी एक क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं। अभी कह रहे हैं कि 2 चार्ज है जो 10 सेंटीमीटर अपार्ट है और उनको कहां तक लाना है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर क्लोजर लाना है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी के Q1 Q2 by R2 माइनस के Q1 Q2 by R1। के Q1 Q2 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा, ये के Q1 Q2 कॉमन ले लिया, 1/R2 माइनस 1/R1। R1 R2 की वैल्यू दी हुई है, Q1 Q2 की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू ऑलरेडी जानते हो, सब कुछ पुट करोगे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटिव प्लस लेंथी में टिक कर देते हैं क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। आंसर आएगा इसका 13 जूल, याद रख लो 13 जूल आंसर आएगा, इसको टिक कर लेना। जो पीडीएफ है वो तुम्हें जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी एजुकेट ऐप पे, और इसकी जो पीडीएफ है मॉक टेस्ट 1 की, ये तो तुम्हारे पास है ही पहले से ही। ठीक, तो 13 जूल इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, 13 जूल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। 15th क्वेश्चन कह रहा है
the deflection in a galvanometer falls from 50 division to 20 when a 12 ohm shunt is applied. galvanometer का क्वेश्चन है, the galvanometer resistance is, देखो क्या कहा है, जब शंट अप्लाई नहीं किया, जब शंट अप्लाई नहीं किया यानी आई की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है 50 डिफ्लेक्शन। हम मान लेते हैं कि कोई करंट की वैल्यू के कांस्टेंट होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू दी, हमें नहीं पता कि पर डिफ्लेक्शन कितने एम्पियर का करंट है, बट हमने मान लिया कि कोई के मल्टीपल होगा और फिर कह रहे हैं कि शंट अप्लाई कर दिया। शंट अप्लाई करने के बाद जो करंट आता है उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर करंट। गैल्वेनोमीटर करंट कितना है हमारे पास 20 के, ठीक है, के इज एनीथिंग कांस्टेंट, ठीक। अब कह रहे हैं कि शंट की वैल्यू कितनी है, शंट की वैल्यू यानी एस की वैल्यू दी हुई है, एस की वैल्यू कितनी है 12 ओम, और हमसे पूछा है द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा फॉर्मूला भी तुमको याद कराया था, एस इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये फॉर्मूला तुम्हें बताया था कि यही फॉर्मूला होता है और इसी पे क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन उसी के ऊपर है। सारी चीजें तुम्हें दी हुई है, एस की वैल्यू दी हुई है, आई जी की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जी की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो कि जी की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 18 ओम। जी की वैल्यू यहां से सॉल्व करने पे कितनी आ जाएगी 18 ओम, ठीक है। जस्ट वैल्यू पुट करना है आई जी की, आई माइनस आई जी की, यहां पे सब कुछ पुट करोगे, के से के कैंसिल हो जाएगा, के कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ए। इसको भी अपन किस में रख सकते हैं, कैलकुलेटिव प्लस लेंथी में, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16th क्वेश्चन कह रहा है स्लैब ऑफ कॉपर ऑफ थिकनेस बी इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर as shown in figure. The separation between the plates is D if B equal to D by 2. The ratio of capacities before and after. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं यहीं पे मिटा के कर दे रहा हूं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, इसको मिटा लेते हैं पूरा। ये मिट गया। सो 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पहले इसका कैपेसिटेंस C है और दोनों के बीच की प्लेट की डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, दिस इज स्मॉल d. नाउ दे आर सेइंग दैट अ स्मॉल dielectric medium is inserted and that dielectric medium has width b and b is nothing but d by 2. so नया न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, c डैश इक्वल टू क्या होगा, तो भाई c डैश इक्वल टू, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। c डैश इक्वल टू क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट a बाय डिस्टेंस। एयर में कितनी डिस्टेंस है, अगर d by 2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में चली गई तो एयर में कितनी डिस्टेंस बची, d by 2 ही तो बची, तो c डैश कितना हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट a by d। बताओ जरा इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, और दोनों का रेशियो पूछा है 2 बना गया आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसलिए इसको किसमें रख रहे हैं हम, बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। 17th क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ। इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ये हो गया ईस्ट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ, ये चला सू, ठीक है। नॉर्थ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये लो नॉर्थ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना ली। अब बताओ कैसे इस पे फोर्स लगेगा, तो क्या तुम्हें नहीं सिखाया है कि फोर्स इक्वल टू होता है Q इक्वल टू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तुम कहोगे बिल्कुल पता है, ये तो आपने लेक्चर में भी बताया है। अब ये भी तुम्हें बताया है कि दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एक की तरफ फिंगर्स रखते हैं और दूसरी की तरफ कर्ल करते हैं। शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है तुम्हें, एक की तरफ फिंगर्स रखना है, एक की तरफ फिंगर्स रखना है, दूसरी तरफ कर्ल करना है। कहां की तरफ आ रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, यानी जब मैं इसको ऐसे रखूंगा माइनस E V क्रॉस B, V क्रॉस B की डायरेक्शन कहां की तरफ आई, वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको नेगेटिव को काउंटर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑप्शन नंबर बी। क्या करना था इसमें, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ एनालाइज करना था, एनालिसिस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। 18th क्वेश्चन क्या है, 18th क्वेश्चन है infinitely long wire current carrying I is along y axis such that its one end at 0 b and while the other end is infinite a, 0 पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर तुमने लेक्चर को ध्यान से सुना हो, ये हो गया इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और यहां पर हमारे पास आ गया ये एक्सिस, ठीक है। ये कह रहे हैं b, 0 पे रखा है, तो ये हो गया b, 0, यानी वायर यहां से स्टार्ट है और कह रहे हैं a, 0 पे कोई पॉइंट p है, a, 0 पे, इस पॉइंट पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। कॉन्सेप्ट क्या बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है कि हमेशा एक तुम्हें जेन्युइन फार्मूला बताया हुआ है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। बताओ एक जनरल फार्मूला बताया हुआ है, कैसा भी वायर ले, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, कहीं पर भी ले, बस तुम्हें क्या करना है, ए क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसमें ए ऑलरेडी दिया हुआ है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से तो यही हो गया, जितना भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो ए हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। φ1 और φ2 क्या है, जब हम एक एंड को मिलाते हैं पॉइंट पी से, तो जब इनफाइनाइट जा रहा है तो ये एंड ऐसा हो जाएगा, यानी कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। φ1 की वैल्यू कितनी आ गई भैया 90 डिग्री, φ2 की वैल्यू कितनी आएगी, जब दूसरे एंड को मिलाते हैं, दूसरा एंड मिला दिया, बेसिकली दूसरा एंड जब हम φ2 मेजर करते हैं, हमेशा याद रखो, जैसे पॉइंट यहां पर होता है और ये वायर ऐसा होता, तो φ1 इधर की तरफ मेजर करते हैं और φ2 इधर की तरफ मेजर करते हैं, φ1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और φ2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन ये तो ऊपर की तरफ आ गया, यानी हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा। तो यहां पे देखो, अगर तो ये बी दिया हुआ है और ये ए दिया हुआ है, एक ट्राइंगल बना हुआ है, ध्यान से देखो, अगर ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ और ये ट्राइंगल बना हुआ है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √b² प्लस a², और ये एंगल भी पता लग जाएगा हमें, साइन थीटा कितनी आएगी, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी φ2 की वैल्यू जो भी हम लें, साइन φ2 इकट्ठा लिख रहा हूं मैं, साइन φ2 की वैल्यू नेगेटिव साइन φ2 आ रहा है, तो -b अपॉन √b² प्लस a², बस साइन φ2 साइन φ1 कितना आ गया 1,
साइन 90 की वैल्यू, तो 1 प्लस दिस, आंसर देख लो कौन सा आ रहा है, 1 माइनस दिस, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, ऊपर की तरफ ले लिया ना एंगल हमने, हमें नीचे की तरफ लेना चाहिए था, डाउनवर्ड्स नहीं है, अपवर्ड्स एंगल है, तो ऑप्शन देख लेंगे कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। क्लियर, ठीक है, इसको किस में रख सकते हैं, कैलकुलेटेड प्लस लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 it says an electron moves in a circular orbit with its uniform speed v, it produces a magnetic field b, the radius of the circle। एक सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है करंट कैरिंग वायर की तरह हो गया, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो पूछा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगी, बी के टर्म्स में ही कितनी होगी, क्योंकि इसकी स्पीड दी हुई है हमें बी, यानी इन्हीं दोनों के टर्म्स में निकालना है। अब बताओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और हमें वेलोसिटी और इसकी वैल्यू दी हुई है, तो भाई एक बात बताओ, क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसके वेलोसिटी के लिए करंट की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि हमें पहले, क्योंकि बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई, प्रोपोर्शनैलिटी पूछा है ना, 2a, ठीक है, ये हो गया इसका रेडियस आर, तो b बेसिकली क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के। अब r का सिर्फ b से रिलेशन नहीं निकालना है, r का हमें वेलोसिटी से भी रिलेशन निकालना है, तो भाई ऐसे कर लो ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, करंट की वैल्यू, ये जो i है ये भी तो इफेक्ट करेगा ना, तो i की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, q बाई टी, टाइम, q की जगह क्या आ गया, e अपॉन टाइम की जगह क्या आ गया, कितना चलना है, 2 पाई r, कितनी स्पीड से, v स्पीड से, यानी कि ये क्या आ गया, i इक्वल टू आ गया v e बाई 2 पाई r। क्या ये बात समझ में आ गई, यानी i की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, v e बाई 2 पाई r, पुट कर दो भाई, पुट कर दो यहाँ पे, तो ये b का पूरा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, म्यू नॉट और 2 को छोड़ देते हैं, आई की जगह ये पुट कर देते हैं, तो इसमें अपने मतलब की चीज रख लेते हैं, बाकी हटा देते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी पूछा है, तो v और r अपने मतलब का है, इससे कोई मतलब नहीं, तो अपन मैं हटा दे रहा हूं। तो यहां पर आप देखें तो b जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया, ये तो i की वैल्यू क्या रखोगे, v बाई r, प्रोपोर्शनल हो गया v अपॉन r का स्क्वायर, v अपॉन r का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है, v अपॉन r का स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 2r। अब इसको हमें r का प्रोपोर्शनलिटी पता करना, तो r का प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगा, r प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया v बाई b के, r किसके प्रोपोर्शनल होगा, अंडर रूट ऑफ v बाई b, सिंपल, ठीक है, r प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट ऑफ v बाई b। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसको भी अपन किस में रख सकते हैं, कैलकुलेटेड प्लस लेंदी में, ठीक है, कैलकुलेटेड प्लस लेंदी में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल ईच हैविंग रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, टर्मिनल ऑफ बैटरी शॉर्ट सर्किट, ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस नंबर ऑफ सेल्स, करंट वर्सेस नंबर ऑफ सेल्स। भाई नंबर ऑफ सेल्स पे ये डिपेंड ही क्यों करेगा, ये बताओ मुझे, करंट की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, अगर एक सेल होता तो क्या लिखते, ई बाई आर, एन सेल होते तो क्या लिखते, एन ई बाई एन आर, क्योंकि सीरीज में लगे हैं ना, सीरीज में रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता, आइडेंटिकल है क्योंकि बैटरीज, और ये भी ऐड हो जाता, एन से एन कट जाता, ई बाई आर, तो ये आई जो है वो नंबर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, नंबर पे डिपेंड कर ही ना रहा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। क्या था ये, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। 21 पोटेंशियोमीटर नल पॉइंट वर ऑब्टेन्ड एट 140 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर, भाई देख लो E1 सॉरी L1 की वैल्यू 140 सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर मैंने बहुत तरीके से पढ़ाया हुआ है तुम्हें, और बहुत आसान क्वेश्चन है ये, अगर तुमने ठीक से लेक्चर पढ़ा हुआ है। एक ईएमएफ दे दिया E1 1.1 वोल्ट, और दूसरा पूछा है E2। क्या बात है भाई, इतना इजी क्वेश्चन, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, लगाओ सॉल्व कर दो, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1.41 वोल्ट, कर लेना सॉल्व, ठीक है, 1.41 वोल्ट, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, इसमें भी कुछ कैलकुलेटिव और लेंथी तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 22, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल हैपन एट 40 वॉट 220 वोल्ट लैंप, 40 वॉट 220 वोल्ट, एंड दूसरा है 100 वॉट 220 वोल्ट, 100 वॉट 220 वोल्ट, ठीक है। पहले इसका अपन क्या करते हैं, आई और आर निकालते हैं दोनों का। तो आई अगर निकालना हो मुझे, तो आई क्या होता है, पी बाई वी होता है, पावर अपॉन वोल्ट, तो पावर इसका क्या है 40 अपॉन 220 करोगे, 40 अपॉन 220 करोगे, 40 अपॉन 220 आएगा, दिस इज 0.18 एम्पियर। रेटिंग इसकी, करंट की रेटिंग क्या होगी 0.18 एम्पियर। इसका अगर देखें तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू 100 अपॉन 220, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.45 एम्पियर इसकी करंट की रेटिंग। अगर आर निकालना होता तो आर कैसे निकालते, पावर के साथ, पावर के साथ आर कैसे निकालते हैं, पी इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, पी इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी फॉर्मूला लिख लेते हैं, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर इक्वल टू क्या हो गया वी स्क्वायर बाई पी, है ना, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, वी इसका कितना है 220 का होल स्क्वायर करोगे अपॉन पी 40 से डिवाइड करना है, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास कुछ 1210। मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई और यहाँ पे आर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 220 का होल स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू ये आ जाएगा तुम्हारे पास 484 ओम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, ये पूछा है कि 40 वोल्ट सप्लाई में ऐड कर दें तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, 40 वोल्ट सप्लाई, V इक्वल टू दिया हुआ 40 वोल्ट, दोनों को सीरीज में लगा रहे हैं, सीरीज में लगा रहे हैं, इसका मतलब कि R1 प्लस R2 हो गया, V इक्वल टू I बाई R, यही लिख रहा हूं मैं, यही लिख रहा हूं, करंट की वैल्यू
V बाई आर, ये लिख रहा हूँ 40 बाई R1 प्लस R2। अब R1 और R2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये 40 अपॉन R1 R2 की वैल्यू क्या है 1210 प्लस 484। इसको सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 0.02 एम्पियर। इतना करंट फ्लो होगा। इसकी करंट की रेटिंग क्या है 0.18, इसकी करंट की रेटिंग क्या है 0.45, और हमारे सर्किट में करंट की वैल्यू क्या है 0.02। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी था, कैलकुलेटिव भी था और थोड़ा सा लेंथी भी था, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो अब बताओ, जब ये करंट इसकी रेटेड वैल्यू से कम है, जब ये रेटेड वैल्यू से इसकी कम है, यानी कि दोनों ही बल्ब फ्यूज नहीं होंगे। अगर ये करंट की वैल्यू इससे भी ज्यादा आ जाती, ग्रेटर देन दैट एंड ग्रेटर देन दैट, देन वी कैन से कि दोनों फ्यूज हो जाएंगे, या जिससे भी ज्यादा आती वो फ्यूज हो जाता। इसका मतलब कैलकुलेटिव प्लस लेंथी क्वेश्चन तो था, बट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा था। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, नाइदर बल्ब विल फ्यूज, डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। Question number 23. 23 is saying the figure shows a network of currents. Network of currents. ये लो भाई, ऐसे दिया हुआ है कि यहां से 2 एम्पियर आ रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है आई, यहां से 1 एम्पियर आ रहा है, यहां से 10 एम्पियर आ रहा है, यहां पे 6 एम्पियर जा रहा है। बोला आई की वैल्यू बताओ। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? बेसिक कॉन्सेप्ट है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है ना, कि सारे जंक्शन पे आने वाले करंट और जाने वाले करंट का सम जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। जितना करंट आया उतना ही तो बाहर जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, करंट आया कितना है 10 एम्पियर यहां से आया है, और ये 6 यहां से जा रहा है, तो यहां से कितना जा रहा होगा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर ये हो गया। उसके अलावा 1 एम्पियर यहां से आया है, 2 एम्पियर यहां से आया है, तीनों आए हैं है ना, इस जंक्शन पे, इस जंक्शन पे, इस जंक्शन, और निकलने वाला करंट कौन सा ये, तो 10 और 2 12 और 1 13, आई इक्वल टू कितना आ गया 13 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन, कोई इसमें दिक्कत नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट किरचॉफ्स लॉ लगाना था। ठीक है, 23rd हो गया। नेक्स्ट बात करें 24th क्वेश्चन की। 24th क्वेश्चन कह रहा है द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रजिस्टर्स इज 12/7 ओम, यानी कि आर नेट की वैल्यू दी हुई है, आर नेट इक्वल टू 12/7 ओम। अगर दो रजिस्टर्स R1 और R2 को अपन ऐड करते हैं कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कह रहे एक को हटा दें तो 4 ओम बचता है, दूसरा क्या होगा, एक को हटा दें मतलब एक ही बचेगा, यानी कि एक की वैल्यू तो दे दी तुम्हें R1 इक्वल टू 4 ओम, R2 पूछा है। क्या इसमें बहुत बड़ी साइंस थी क्या, बताओ, कुछ भी नहीं था। R1 R2 का अगर अपन निकाले तो 1/R1 प्लस 1/R2 की वैल्यू अपने को 7/12 दी हुई है। 1/R1 1/R2 7/12 दिया हुआ है, R1 की वैल्यू दी हुई है, R2 की वैल्यू फाइंड कर लोगे। क्या था, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, कोई भी कैलकुलेटिव और लेंथी क्वेश्चन तो ये नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है करंट और वोल्टेज के बीच में इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है दैट इज ए, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है बी, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। दिस इज द क्वेश्चन। पूछा है विच पार्ट हैव नेगेटिव रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस होता क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, चेंज इन वोल्टेज अपन चेंज इन करंट, यानी डीवी बाई डी आई। और डीवी बाई डी आई की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब स्लोप क्या हो, स्लोप क्या हो, नीचे की तरफ हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप क्या है नेगेटिव है, और यहाँ पे भी क्या है स्लोप पॉजिटिव है, यानी इस पार्ट में स्लोप नेगेटिव था। नेगेटिव स्लोप किसमें आ गया, ये एनालिसिस में। थोड़ा सा एनालाइज करना था, कौन सा ऑप्शन सही है, पार्ट सी डी में क्या होगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल। द वैल्यू ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, द वैल्यू ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, एम की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.972 ग्राम ऑफ क्रोमियम इन 3 आवर्स, यानी टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 आवर्स, 3 into 3600 सेकंड्स। उसके बाद इफ द ECE ऑफ क्रोमियम, ECE का मतलब होता है जेड, जेड ऑफ क्रोमियम इज 0.00018 ग्राम पर कूलम। तो वैल्यू ऑफ करंट बताना है। क्या इसमें दिक्कत थी भाई, एम इक्वल टू आई इक्वल टू एम बाई जेड टी, सबकी वैल्यू पुट करनी थी बस, आई इक्वल टू एम बाई जेड टी सबकी वैल्यू पुट करनी थी, और आंसर आएगा 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। किसमें लिखेंगे इसको, बेसिक कॉन्सेप्ट में, कोई कैलकुलेशन खास नहीं है ना, ये लेंदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27th क्वेश्चन कह रहा है कि 27 स्मॉल ड्रॉप्स। 27th क्वेश्चन है और 27 ही स्मॉल ड्रॉप्स है, बड़ी ही अच्छी सी बात है। स्मॉल ड्रॉप्स है, सबका चार्ज क्या है क्यू, सबका रेडियस क्या है आर। कह रहे हैं कि मिल गए हैं और मिलने के बाद एक बड़ी ड्रॉप बना ली, और बड़ी ड्रॉप का चार्ज और कैपेसिटेंस कितना होगा ये बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन एकदम, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है पेपर्स में। ठीक, चार्ज और कैपेसिटेंस बताओ, कोई दिक्कत नहीं है यार। 27 स्मॉल ड्रॉप, सबका चार्ज मिलके क्या हो गया, कैपिटल क्यू इक्वल टू 27 क्यू, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, चार्ज तो ऐड हो जाएगा, सबका चार्ज थोड़ी खत्म होता है। रही बात कैपेसिटेंस की, सी डैश कैसे लिखेंगे, सी डैश इक्वल टू, पहले बात तो अपन कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं स्फेरिकल ड्रॉप का, सी इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि जितनी भी 27 थी सबका क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब सी डैश की बात आ गई तो रेडियस क्योंकि चेंज हो गया होगा, 27 स्मॉल ड्रॉप्स मिली, रेडियस कितना चेंज हुआ होगा 27 इंटू, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, नया मान लेते हैं रेडियस 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब, नया रेडियस आर क्यूब मान लिया, 4/3 पाई खत्म हो गया, सही हो गया एक दूसरे से। आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 आर, यहाँ पे क्या रख दोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
3R, यानी कि 3C के बराबर है ना, C की वैल्यू 3C के बराबर। 3C की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3C कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, या इसको कह सकते हैं एनालिसिस करना था, हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना था, कैलकुलेटिव तो नहीं था वैसे ये, ठीक है। तो ये आगे बात। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कैपेसिटेंस विद एयर एज अ मीडियम इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड है। आफ्टर एडिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम सी डैश होता आता है 15 माइक्रोफैरेड। सी डैश इक्वल टू होता है के सी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सी डैश यहां से अगर के की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, सी डैश बाई सी करेंगे 5 आ जाएगी। पूछा है हमसे रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पूछा है। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ई आर इक्वल टू कुछ नहीं होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के होता है। ई आर की वैल्यू पूछी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता ही है 8.85 10 टू द पावर -12 और के की वैल्यू 5 पुट करोगे आंसर आ जाएगा 0.44 समथिंग आ रहा है, 0.44 समथिंग आएगा, 0.44 इनटू 10 टू द पावर +2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। ये भी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, लेकिन इसको थोड़ा कैलकुलेटिव में रख देते हैं अपन, क्योंकि इसमें थोड़ी तो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ज्यादा नहीं है बट फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अब मैं यहीं पे मिटा के जगह बना के 2 क्वेश्चन और बचे हैं वो भी कर देता हूं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, इन अ स्पेस ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड हेमिस्फेरिक बाउल ऑफ आर रेडियस रखा है, फ्लक्स कितना पास होगा। फ्लक्स इक्वल टू होता है ईडीएस कॉस थीटा, दुनिया जानती है, हाँ दुनिया जानती है। हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा ये पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, cos फाई की वैल्यू तो बना गई है ना, cos फाई की वैल्यू तो बना गई। E इंटू डी एस लिखना है। एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया कितना होता है पूरे हेमिस्फीयर का, फाई इक्वल टू ई इंटू 2πr²। क्या था यार इसमें, कॉन्सेप्ट ही तो था, बस कॉन्सेप्ट ही तो लगाना था। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं चार्ज रखे हैं 3 ट्राइंगल में, 2q -q और -q। कह रहे हैं कि एट द सेंट्रॉइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बारे में बात करो, पोटेंशियल के बारे में, और ये बताओ कि जीरो कौन सा होगा। भाई 2q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा अवे यहाँ आ जाएगी, -q की वजह से निकालूंगा टूवर्ड्स यहाँ की तरफ हो जाएगी, और -q की वजह से निकालूंगा टूवर्ड्स यहाँ पे। क्या ये तीनों मिलकर जीरो हो सकते हैं भाई, अपोजिट जा ही नहीं रहा कोई, तो जीरो हो ही नहीं सकते। ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉल्व ही करना नहीं है, सॉल्व करने बैठ गया तो गलत है, टाइम वेस्ट होगा। सॉल्व क्यों करना, जब यही पूछा है कि जीरो हो सकता है या नहीं, ये तो जीरो हो ही नहीं सकते, आपस में तीनों जुड़ के कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे। अगर हम v की बात करें, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो डायरेक्शन लिख लिया। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल इसकी वजह से होगा KQ/R, इसकी वजह से देखेंगे -KQ/R, इसकी वजह से देखेंगे -KQ/R, क्योंकि ये -Q 2 बार आ गए, यानी 2 -KQ/R और 1 + 2 KQ/R, यानी कि V इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसमें तो कोई डायरेक्शन होती नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, खत्म। सिर्फ क्या लगाना था इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना था। तो आई होप कि तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे, और ये भी पता लगा होगा कि थोड़ा सा फोकस से पढ़ने की जरूरत पड़ती है, बाकी कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक फॉर्मूलेस पता है, थोड़ा एनालॉजी लगाओ, थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग लगाओ, काम हो जाता है, और आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते थे। जिन लोगों ने भी 20+ स्कोर किया उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मैं नहीं कहूंगा खराब चल रही, बट आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते थे, इतना टफ क्वेश्चन पेपर नहीं था। लेकिन ये वही था जो रिलेवेंट है, AIATC के रिलेवेंट है, जो लेवल वहां का रहता है वही लेवल यहाँ पे था, ठीक। अगर मैं इसका एनालिसिस करूं कि कितने बेसिक कॉन्सेप्ट पे थे, कितने कैलकुलेटेड प्लस लेंदी थे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हमारे एनालिसिस पे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 क्वेश्चन हमारे किस पे थे, कैलकुलेटेड प्लस लेंदी थे। तो अगर तुम टाइम खराब ना करो तो सिर्फ 19 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, और थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर 5-6 क्वेश्चन भी कर दिए तो तुम 25 पे आराम पहुंच जाओगे। और यही तो टारगेट है, यही तो टारगेट है अपना, कि हमें फिजिक्स में 25+ पहुंचना है, 25+ पहुंचने का ही तो टारगेट है, और तुम पहुंच सकते हो, मेहनत करोगे। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा 12th के कंप्लीट सिलेबस का होगा, अच्छे से रिवीजन करके मॉक टेस्ट दोगे, अच्छे नंबर जरूर आएंगे तुम्हारे, और अच्छी तुम्हारी प्रोग्रेस भी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में या किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।